नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सुन रहे हैं बीपीएससी मेंस पॉडकास्ट कृष्णा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर से। आज का विषय है नेहरू के लोकतंत्र और समाजवाद के दृष्टिकोण को लागू करने में आई चुनौतियों का विश्लेषण तथा ये कि उन्होंने सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का समाधान कैसे किया। जवाहरलाल नेहरू ने संसदीय संस्थाओं, वैज्ञानिक सोच, आर्थिक नियोजन और सामाजिक न्याय पर आधारित एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत की कल्पना की थी। उनका उद्देश्य था भारत की विविधता को एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे में समाहित करते हुए समाज का आधुनिकीकरण। लोकतंत्र और समाजवाद को लागू करने में नेहरू के समक्ष चुनौतियां। नेहरू को लोकतंत्र और समाजवाद को लागू करने में निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1. विभाजन के बाद का आघात और सांप्रदायिक शत्रुता। विभाजन ने भारत को हिंसा, विस्थापन और समुदायों के बीच अविश्वास से बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता खतरे में पड़ गई। सीमाओं को स्थिर करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से प्रशासनिक क्षमता पर दबाव पड़ा और संसाधन विकासात्मक लक्ष्यों से हट गए। 2. कमजोर आर्थिक आधार और अविकास। भारत को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो ठहराव, खाद्यान्न की कमी, निम्न औद्योगिकरण और कृषि संकट से ग्रस्त थी। अपर्याप्त पूंजी, प्रौद्योगिकी और कुशल जनशक्ति ने औद्योगिक विकास में देरी की, जिससे लोकतंत्र को राज्य नेतृत्व वाले आर्थिक परिवर्तन से जोड़ना जटिल हो गया। 3. रियासतों का एकीकरण और एकीकृत शासन प्रणाली का निर्माण। 560 से अधिक रियासतों में विभिन्न राजनैतिक प्रणालियां और निष्ठाएं थीं, जिससे एक समान लोकतांत्रिक संरचना का निर्माण करना कठिन हो गया। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ जैसी रियासतों को सैन्य और दार्शनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी, जिससे आर्थिक और सामाजिक सुधारों से ध्यान हट गया। 4. भाषाई आंदोलन और क्षेत्रीय आकांक्षाएं। मजबूत भाषाई पहचानों ने आंध्र, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे अलग राज्यों की मांग को जन्म दिया। भाषा को लेकर हिंसक आंदोलनों और राजनीतिक लामबंदी ने राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाला और प्रशासनिक सुधारों को धीमा किया। 5. कमजोर प्रशासनिक तंत्र और औपनिवेशिक विरासत। नौकरशाही ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण, केंद्रीकृत, पदानुक्रमित और जोखिम विरोधी बनाए रखा, जिससे लोकतांत्रिक और समाजवादी सुधारों में बाधा आई। सशक्त स्थानीय संस्थाओं के अभाव ने जमीनी भागीदारी को सीमित किया, जिससे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और ग्रामीण परिवर्तन धीमे हो गए। 6. राजनीतिक दबाव और भिन्न वैचारिक अपेक्षाएं। समाजवादी समूह आमूल गठन की मांग कर रहे थे, जबकि उद्योगपति राज्य हस्तक्षेप का विरोध कर रहे थे, जिससे नेहरू परस्पर विरोधी अपेक्षाओं में फंस गए। रूढ़िवादी सामाजिक समूहों ने जाति, महिलाओं और व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित सुधारों को अवरुद्ध किया, जिससे एक समतावादी समाज के उनके दृष्टिकोण में बाधा उत्पन्न हुई। 7. वैश्विक शीत युद्ध का दबाव और सुरक्षा चुनौतियां। वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए गुट निरपेक्षता बनाए रखना एक बड़ी भूराजनैतिक चुनौती थी। पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों के कारण कल्याणकारी योजनाओं से संसाधनों का स्थानांतरण हुआ और सुरक्षा प्राथमिकताएं हावी हो गईं। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का समाधान। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक आधार को सुदृढ़ करना। संविधान में समानता, अल्पसंख्यक अधिकारों और धर्म को राज्य से अलग रखने की गारंटी सुनिश्चित की गई। अनुच्छेद 25-30 के तहत सांप्रदायिक बहुलतावाद के विरुद्ध संस्थागत सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए। वैज्ञानिक सोच और तार्किक चिंतन को बढ़ावा। नेहरू का विश्वास था कि सांप्रदायिक घृणा अज्ञानता और पूर्वाग्रह से उत्पन्न होती है। विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के विस्तार द्वारा क्रिटिकल चिंतन को बढ़ावा दिया गया। विभाजन के बाद शांति की बहाली। शरणार्थियों के पुनर्वास, अल्पसंख्यक संरक्षण और पाकिस्तान के साथ दार्शनिक संबंधों को प्राथमिकता दी गई। प्रभावित क्षेत्रों के दौरे और सुरक्षा बलों की तैनाती से विश्वास बहाल हुआ। सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही। गांधी की हत्या के बाद सांप्रदायिक उग्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध और निगरानी की गई। विधि के शासन पर जोर देते हुए धर्म के राजनैतिक उपयोग की निंदा की गई। समावेशी राष्ट्रवाद। साहित्य अकादमी, ICCR और राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भारत की वैश्विक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पहचान सुदृढ़ हुई। क्षेत्रवाद। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953।
प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद भाषाई पुनर्गठन को लोकतांत्रिक वैधता के लिए स्वीकार किया गया। बी, नए राज्यों के लिए वैज्ञानिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक आधार सुनिश्चित किए गए। केंद्र राज्य समन्वय। ए, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन। बी, क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए बड़े विकास प्रकल्पों को केंद्रीय वित्त पोषण। अवसंरचना द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। ए, बड़े बांधों, इस्पात संयंत्रों और राजमार्गों ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। बी, पिछड़े क्षेत्रों में पीएसयू द्वारा रोजगार और संपर्क सृजित। सांस्कृतिक एकीकरण और राष्ट्रीय एकता। ए, सांस्कृतिक अकादमियां, राष्ट्रीय उत्सव और अंतर्राज्यीय विनिमय कार्यक्रम। बी, भाषाई बहुलवाद का सम्मान करते हुए हिंदी के संपर्क भाषा स्वरूप को संतुलित रखा गया। अलगाववादी चुनौतियों का दृढ़ सामना। ए, कश्मीर, हैदराबाद और पूर्वोत्तर में सैन्य और दार्शनिक मुआवजे। बी, लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ राजनैतिक एकीकरण द्वारा दीर्घकालिक विघटन रोका गया। सामाजिक आर्थिक असमानताएं। ए, पंचवर्षीय योजनाएं और नियोजित विकास। ए, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता। बी, महालनोबिस मॉडल द्वारा दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता का निर्माण। बी, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। ए, भूमि सीमा, काश्तकारी सुधार और समेकन। बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण उत्थान। सी, शैक्षिक विस्तार और वैज्ञानिक संस्थान। ए, आईआईटी, एम्स, सीएसआईआर लैबोरेटरियां और विश्वविद्यालय। बी, साक्षरता अभियान और ग्राम विद्यालय। सी, संवैधानिक सामाजिक न्याय। ए, एससी/एसटी आरक्षण द्वारा राजनैतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण। बी, आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण। सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी दृष्टिकोण। ए, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से एकाधिकार में कमी और रोजगार सृजन। बी, स्वास्थ्य, खाद्य वितरण और सहकारी आंदोलनों से जुड़ी योजनाएं। कठिन चुनौतियों के बावजूद नेहरू की लोकतांत्रिक और समाजवादी नींवों ने आधुनिक भारत की संस्थागत शक्ति को आकार दिया। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और असमानताओं पर उनकी प्रतिक्रिया आज भी भारतीय शासन और सामाजिक समरसता के लिए केंद्रीय संदर्भ है। जय हिंद।